Today's topic is fiber. This is अनुज श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स होते क्या हैं और फार्माकोग्नोसी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइबर्स के वेरियस एग्जांपल्स या वेरियस हर्बल ड्रग्स कौन कौन से हैं जिसमें हम फाइबर्स पाते हैं। इसमें हम मेनली कॉटन कॉटन जूट और हेम्प की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फाइबर्स आर द हेयर लाइक रॉ मटेरियल डायरेक्टली ऑब्टेनेबल फ्रॉम द एनिमल्स, वेजिटेबल्स और mineral source and convertible into non-woven fabrics such as paper or after spinning into yarn और woven cloth। ठीक है, तो फाइबर ऐसे चीज होते हैं जो क्या कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं या हेयर लाइक विजिबल होते हैं, देखते हैं, पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं? दैट इज डायरेक्टली ऑब्टेनेबल फ्रॉम द एनिमल्स, एनिमल से भी हम पा सकते हैं, वेजिटेबल्स और मिनरल सोर्स से भी पा सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीज, एनिमल्स, वेजिटेबल्स और मिनरल सोर्स। वेजिटेबल मतलब प्लांट सोर्स से और मिनरल सोर्स से भी पाए जाते हैं। और इसको कन्वर्ट किया जाता है नॉन वोवन फैब्रिक्स, जैसा कि हम लोग कोई भी सूत देखे होंगे, ऊन देखे होंगे, कपड़े का पार्ट्स देखे होंगे, फैब्रिक्स देखे होंगे, पेपर्स देखे होंगे या वोवन क्लोथ्स देखे होंगे। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फाइबर्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो फाइबर्स के क्लासिफिकेशन, क्या क्या फाइबर्स कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे नेचुरल फाइबर्स का। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स की ही बात करें तो नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल एनिमल, नेचुरल मिनरल फाइबर। ठीक है, तीन तरीके से इसका डिवाइड किया गया है नेचुरल में। नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल मिनरल और नेचुरल एनिमल फाइबर। तो जो नेचुरल वेजिटेबल वाला है वो क्या है कि वेजिटेबल सोर्स मतलब प्लांट सोर्स से भी जितने भी फाउंड हैं, जितने भी प्लांट सोर्स से पाए जाते हैं वो क्या है? नेचुरल वेजिटेबल फाइबर कहेंगे कहेंगे दूसरा आता है आपका नेचुरल एनिमल। ठीक है, ये जैसे ऐसे फाइबर्स जो हम एनिमल सोर्स से फाइंड आउट करते हैं, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल एनिमल फाइबर कहलाएंगे। फिर आता है नेचुरल मिनरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल मिनरल फाइबर ये ऐसे फाइबर्स जो कि हम मिनरल से पाते हैं उसे क्या कहेंगे? नेचुरल मिनरल्स फाइबर कहलाएंगे वो। ठीक है, तो फिर आता है हमारा नेचुरल वेजिटेबल्स की बात करें तो सीड्स फाइबर जिसे हम कॉटन कहते हैं। फिर आता है बेस्ट सी फाइबर जिसे हम जूट, लिलन, फ्लैक्स, रेमी, कैनाफ, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे इसमें आएंगे बेस्ट फाइबर में। फिर आते हैं लीव्स फाइबर। ठीक है, जैसे अबाका, बनाना, सिसल, हैनी क्वीन, ये सारे लीव से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्स, रेमी, हेम्प, सन एंड क्वायर। तो ये सारे हमारे वेजिटेबल सोर्स या कह सकते हैं प्लांट सोर्स से फाइबर जो भी हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेबल फाइबर कहेंगे। नेक्स्ट है एनिमल सोर्स से, जैसे वुल जिसे हम ऊन कहते हैं, सिल्क जिसे रेशम कहते हैं और हेयर, ये सारे नेचुरल एनिमल फाइबर सोर्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेचुरल मिनरल फाइबर। ऐसा फाइबर जो कि हम मिनरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं उसे क्या कहेंगे? नेचुरल मिनरल फाइबर कहेंगे। इसमें एग्जांपल आता है आपका एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक सुटेबल एग्जांपल है नेचुरल मिनरल फाइबर का। फिर हम इधर बात करेंगे मैन मेड फाइबर। ठीक है, ये सारे नेचुरल फाइबर मतलब ऐसे फाइबर जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं जिसका सब डिवाइडेशन है या सब कैटेगराइजेशन है नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल एनिमल और नेचुरल मिनरल फाइबर। ये नेचुरल वेजिटेबल फाइबर, नेचुरल एनिमल फाइबर और नेचुरल मिनरल फाइबर ये हमारे किसमें आएंगे? नेचुरल फाइबर में। फिर आते हैं मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। अब आर्टिफिशियल फाइबर में तीन इसका कैटेगरी है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला है रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर। इसको कहते हैं रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर। इसमें आएंगे सेलुलोज, विस्कोस, प्रोटीन, एसिटेट, एलिग्नेट, लायोसेल। मतलब ये हम
इसको सिंथेटिकली बना सकते हैं और इसको रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक मैन मेड फाइबर। ये सारे मैन मेड ही है, बस इसका अलग अलग सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। सिंथेटिक मैन मेड में आता है आपका पॉलीस्टर, पॉलीविनाइल एक्राइलिक, पॉली ओ ओलिफिन और भी बहुत सारे अदर्स में। ठीक है, तो ये सिंथेटिक मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर अदर मैन मेड फाइबर में, तो मेटेलिक फाइबर, ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर। ऐसा फाइबर जो मेटल से डायरेक्ट हो, मेटल से बनाया जा रहा है उसे मेटेलिक फाइबर। ग्लास वाले से जो भी फाइबर ग्लास से हम बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे, ग्लास फाइबर कहेंगे। और ऐसा फाइबर जो कार्बन कार्बन सब्सटेंस से हम बना रहे हैं, कार्बनिक कंपाउंड से बना रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन फाइबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि हमने थोड़ा सा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फाइबर्स होते क्या हैं, तो फाइबर्स ऐसे हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो आइदर दैट इज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैन, सॉरी, आइसोलेटेड फ्रॉम द एनिमल्स, प्लांट्स, और दैट इज आल्सो फ्रॉम द मिनरल्स। तो हमारा जो प्लांट सोर्स का है बेस्ट एग्जांपल है कॉटन। तो हमारे सिलेबस में भी है कॉटन के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका सिनोनिम्स है रॉ कॉटन, रॉ कॉटन, प्योरिफाइड कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो इसको कॉटन को रॉ कॉटन भी कहते हैं, प्योरिफाइड कॉटन भी कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट इसलिए क्योंकि ये फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द liquid substances, either that is blood, either that is we use various antiseptic liquids for the for cleaning or for other various purpose। ठीक है, तो ये एब्जॉर्बेंट कॉटन, रॉ कॉटन और प्यूरिफाइड कॉटन कहलाते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब ये कहाँ से, इस कॉटन को हम पाते कहाँ से है, कहाँ से इसे हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, तो it is obtained from the epidermal trichomes of the seeds of the cultivated species of the Gossypium herbaceum। ये गॉसिपियम हर्बेशियम जो हमारा सीड्स है उसी का एपिडर्मल ट्राइकोम्स है, होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये इसमें जो जो सीड्स है उसी से जो ट्राइकोम्स लगे हुए रहते हैं। और कौन सा प्लांट है, गॉसिपियम हर्बेशियम प्लांट है, उसी से हम इसको कलेक्ट आउट करते हैं। ठीक है, और जो इसका फैमिली है मेलवेसी, मेलवेसी इसका फैमिली का नाम है। ठीक है, मेलवेसी। तो हमारा दो चीज हो गया, इट इज obtained from the epidermal trichomes of the seeds of the cultivated species of the Gossypium herbaceum and that belongs to the family Malvaceae। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, कि कौन कौन सा केमिकल नेचर या केमिकल सब्सटेंस इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 90% सेल्यूलोज पाया जाएगा, 90% इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। 7 to 8% मॉइस्चर पाए जाते हैं। फिर वैक्स, फैट, ऑयल 5%, 0.5% सॉरी, एंड सेल कंटेंट ऑफ अबाउट 0.5%। तो क्या क्या चीजें प्राइमरी है हमारा है 90% कॉटन, 7 to 8% मॉइस्चर। फिर इसके अलावा वैक्स, अब देखिए 90% हमारा सेल्यूलोज हो गया, 60 से 8% मॉइस्चर हो गया। फिर हमारा वैक्स, फैट और ऑयल्स पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका यूज क्या है। जैसा कि अगर आप लोग फिल्ट्रेशन वगैरह पढ़े होंगे तो कॉटन का भी हम यूज करते हैं एज अ फिल्टरिंग मीडियम। तो एज अ फिल्टरिंग मीडियम इसका हम यूज करते हैं एज फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, यूज भी करते हैं, एज इट इज यूज इन द सर्जिकल ड्रेसिंग्स। फिर है, इट इज यूज एज एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्ब ब्लड। तो इसका एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, पस को एब्जॉर्ब करता है, म्यूकस को एब्जॉर्ब करता है, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द वुंड्स। वुंड्स खास करके घाव की बात करें तो उसके ड्रेसिंग के दौरान इसका कॉटन का हम यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हैविंग एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ब्लड, पस एंड म्यूकस ऑफ द वुंड्स। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द कॉटन। तो प्रिपरेशन ऑफ द कॉटन्स में हम देखेंगे
plants after flowering bear fruits known as capsules bearing numerous seeds converted with hairs known as balls. तो जो ये प्लांट्स है जिसका हम कॉटन का वाला प्लांट्स की बात कर रहे हैं उसमें सीड्स रहेगा, जो राइप सीड्स रहेंगे, तो उसमें से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे, जो क्या कहते हैं हेयर्स उसमें रहेंगे, उसे बॉल्स कहते हैं। और उस सीड्स को जिसमें क्या कहते हैं वो पाए जाएंगे, उस सीड्स वो प्लांट्स में जो सीड्स पाए जाएंगे उन्हें कैप्सूल्स कहेंगे। तो इससे हम उस क्या कहते हैं हेयर हेयर को उसको कलेक्ट करते हैं और उसी को क्या कहते हैं कॉटन कहते हैं। फिर लिखते हैं both collected, dried and taken to the ginning press where trichomes are separated from the seeds. तो इसमें क्या होता है, सीड्स और ट्राइकोम्स जो एक साथ एक दूसरे में लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, या उस सीड से ही ट्राइकोम्स लगे हुए रहते हैं, तो उन दोनों को कलेक्ट कर लिया जाता है और गिनिंग प्रोसेस के थ्रू गिनिंग प्रेस में ले जाके सीड्स और ट्राइकोम्स को अलग अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है किस तरीके से इसका गिनिंग किया जाता है। गिनिंग का मतलब है आइसोलेशन ऑफ द कॉटन फ्रॉम द सीड्स, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द कॉटन फ्रॉम द कॉटन सीड्स। तो पहला है सॉ गिन्स। अब सॉ गिन्स कैसे कहते हैं, सर्कुलर सॉज that grip the fiber and pull them through the narrow slot, produces variety of the shorter length known as linters or lints, which are used for manufacturing of absorbent cotton. इसमें 100 गिन्स में ऐसे होता है कि एक ऐसा कैविटी जो कि बहुत नैरो रहता है, बहुत ही सकरा रहता है, बहुत ही पतला रहता है, उसके थ्रू उस कॉटन सीड्स को गुजारते हैं और तमाम उसमें ट्रैपिंग सब्सटेंसेस लगे रहते हैं, जिसमें उस ट्रैपिंग एजेंट के थ्रू हम उस कॉटन को उस कॉटन ट्राइकोम्स को अलग कर लेते हैं उसके सीड से, ठीक है। और इस तरीके के कॉटन को एब्जॉर्बेंट कॉटन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रोलर गिन्स। रोलर गिन्स में has a rough roller to grab the fiber and pull it under a rotating bar. इसमें क्या होता है कि एक रफ रोलर रहता है जिसमें हमारा उस सीड्स को उसके थ्रू गुजारते हैं, और उसमें क्या होता है उस रोलर में हमारा क्या होता है कि रफ नेचर का है, तो वो क्या करता है ट्राइकोम्स को सीड से अलग कर लेता है और रोटेटिंग बार की तरफ जाके, और इस तरीके से सीड्स हमारा अलग हो जाता है और कॉटन जो होता है ट्राइकोम्स जो होता है अलग वो रोटेटिंग बार में जाके वो रोटेट हो जाता है, और इस तरीके से जो कॉटन है या कॉटन फाइबर है या कॉटन ट्राइकोम्स है उसको हम अलग कर लेते हैं। इसमें ये भी चीज लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस लॉन्ग फाइबर विच आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोथ्स। जो रोलर गिन्स है या रोलर गिनिंग प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लॉन्ग फाइबर्स को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रोटेट करते जा रहा है, और इसमें इस तरह के फाइबर से हम क्लोथ्स का भी प्रोडक्शन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इम्प्योरिटीज रिमूव फ्रॉम द रॉ फाइबर्स। The impurities are removed from the raw fibers, washed, bleached, dried, packed and sterilized by the gamma radiations. अब देखिए, अब वो रॉ है, कोई साफ सुथरा नहीं है, तो उसमें से जो रॉ फाइबर्स हैं उसको धुलाई होता है, ब्लीचिंग होता है, सुखाया जाता है और पैक किया जाता है, और पैक करने के साथ साथ लास्टली उसे स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज मतलब दैट कॉटन इज बीइंग फ्री फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द गामा रेडिएशंस। तो जो लॉन्ग फाइबर्स हैं, कॉटन फाइबर्स हैं, उसको वॉश किया जाता है, ब्लीच्ड किया जाता है, मतलब उसका थोड़ा साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और देन लास्टली पैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टेरिलाइजेशन बाई गामा रेडिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट है द रॉ फाइबर्स पास थ्रू द पाइप्स टू अ प्रेस वेयर इट इज कंप्रेस्ड इनटू बेल्स। देखिए, अब इसको क्या किया जाता है, जो रॉ फाइबर्स है जो कि गामा रेडिएशंस वगैरह से स्टेरिलाइज वगैरह कर दिया गया है, तो इसको एक बेल्स या गुच्छा
के रूप में उसको कंप्रेस किया जाता है। अगर आप मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी एक बल्क वे में या बल्क फॉर्म में कॉटन को अगर आप खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो आप देखोगे आप वो स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में वो बिल्कुल इस कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करता है कि उसको, ये क्या कहते हैं, वॉश किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और पैकिंग के दौरान ऐसा कंप्रेस किया जाता है कि कम से कम साइज में ज्यादा से ज्यादा कॉटन को कंप्रेस फॉर्म में रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट कॉटन। Cotton prepared by the process known as scouring, where the lens are treated with alkali। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो स्कोरिंग प्रोसेस से, मतलब ये जो कंप्रेशन जिसमें हो रहा है उसे स्कोरिंग प्रोसेस कहेंगे, स्कोरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। और द लेंस है वो अल्कली, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसका ट्रीटमेंट करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन और फॉर द वॉशिंग पर्पस। ठीक है, तो लिखा भी है where the lens are treated with alkali like sodium hydroxide at boiling and under pressure for 10 to 15 hours। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉईल किया जाता है अंडर प्रेशर में, जो कि 10 से 15 घंटे तक। नेक्स्ट, अभी तक बात कर रहे थे हम लोग जूट कॉटन का, नेक्स्ट बात करेंगे जूट का। ठीक है, ये जूट है हमारा। जूट जूट हम लोग देखे भी होंगे, तमाम हम झोला है, तमाम ऐसे बोरे कह सकते हैं जूट के बने हुए रहते हैं। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है फाइबर्स का। तो इसको हम एक इसका सिनोनिम्स है जिसको कहते हैं गनी। ठीक है, गनी नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोएम फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ द कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉस्कोरस ओलिटोरियस, फ्रॉम द फैमिली टिलिएसी। ठीक है, ये जो हमारा जूट है जिसे हम गनी कहते हैं, वो किससे कलेक्ट करते हैं? इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम फाइबर से कलेक्ट करते हैं। किसके स्टेम से? जो कॉर्कोरस स्टेम है उससे। और कॉर्कोरस के वेरियस स्पीशीज हैं, चाहे वो कॉर्कोरस कैप्स्यूलरिस स्पीशीज से या कॉर्कोरस ओलिटोरियस स्पीशीज से। ठीक है, तो इन दोनों स्पीशीज से उसके जो फ्लोएम फाइबर है स्टेम में, उसको हम कलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम जूट को आइसोलेट करते हैं। इसका फैमिली है टिलिएसी। अब देखिए इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें उसमें क्या था, 90% लगभग सेल्यूलोज था आपके कॉटन में। जूट में आपका है 50 से 53% सेल्यूलोज है। नेक्स्ट है हेम्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज आपका 20%, लिग्निन 10 to 11%, मॉइस्चर मॉइस्चर आपका 12 से 13% मॉइस्चर रहेगा। ठीक है, फिर बात करें इसके यूज का। For making clothes, for wrapping bales of the cotton, raw cotton, also for filtering and straining। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका रैपिंग भी किया जाता है रॉ कॉटन से। किसका? सॉरी, जूट से रॉ कॉटन का रैपिंग कर सकते हैं, जूट से बैग का वगैरह बना सकते हैं। और ये इसके प्लांट हैं जिसके फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स को हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉर्कोरस स्पीशीज के जो प्लांट्स हैं उसके फ्लोएम फाइबर को हम कलेक्ट करते हैं और उसी से जूट हम फर्दर बनाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फिल्टरिंग एंड स्ट्रेनिंग। फिल्टरिंग और स्ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। अब देखिए प्रिपरेशन की अगर बात करें, रेटिंग इज द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बास्ट फाइबर्स। रेटिंग एक हमारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम बास्ट फाइबर को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। रेटिंग employs the action of microorganism and moisture on plants to dissolve or rot away much of the cellular tissue and pectins
surrounding vast fiber bundles facilitating the separation of fiber from the stem. ये रेटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उस जो प्लांट का जो स्टेम का जो फाइबर फ्लोएम फाइबर हम कलेक्ट किए हुए हैं उसको एक तरह से हम क्या करते हैं, उसका रोटनिंग कराते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको एक्शन कराते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू द दैट फ्लोएम फाइबर इनटू द कह सकते हैं जूट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेटिंग, मैकेनिकल रेटिंग, केमिकल रेटिंग, माइक्रोबियल रेटिंग, स्टीम, वेपर, ड्यू और वाटर रेटिंग। ठीक है, तो मोस्ट ये रेटिंग के टाइप्स हैं। रेटिंग का मतलब है कन्वर्जन ऑफ द फाइबर दैट क्रूड फाइबर इनटू द जूट, उसी को रेटिंग कहते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज इज वाटर रेटिंग। वाटर रेटिंग ये ज्यादा पॉपुलर होता है which involves submerging bundles of the stalks in the water. Water penetrates to the central stalks portion, inner cell swells, outermost cell burst. अब देखिए इसमें होता क्या है, जो हमारा क्रूड रॉ फाइबर है उसमें जो कॉर्कोरस स्पीशीज का प्लांट्स जो होता है फ्लोएम फाइबर, उसको कलेक्ट करके वाटर में क्या करते हैं, सबमर्ज डुबो देते हैं, उसके बंडल को डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है वाटर सबसे पहले वो जो फाइबरस प्लांट्स हैं या उसके फ्लोएम फाइबर्स हैं उसको वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जिससे हमारा इनर सेल फूल जाता है। ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर बर्स्ट मतलब फूट जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर या मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब होता है और डिकेशन मतलब या एक तरह से सड़ना जिससे कहेंगे, और उसी के इन सारे प्रोसेस के बाद हम जूट को उससे कलेक्ट कर दैट फ्लोएम फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू द जूट। ठीक है, रेटिंग ब्रेक्स द लिग्निन बॉन्ड्स, रेटिंग ब्रेक्स द लिग्निन बॉन्ड्स Retin breaks the lignin bond present between the sclerenchyma and parenchyma, which facilitates the easy procurement of the skin from its core. अब इसमें क्या होता है, रेटिंग होने की वजह से जो इसका हम लोगों ने पढ़ा है, इसका वाटर में सबमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लिग्निन बॉन्ड्स होता है उस फाइबर्स के बीच में, किसके बीच में, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा के बीच में, उससे क्या होता है वो टूटने लगता है। ठीक है, so material is then washed and dried to release the pectin bonds, which makes the hard skin of the fine thread. तो इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसके पूरे फ्लोएम फाइबर को वॉश करते हैं और उससे क्या होता है, पेक्टिन बॉन्ड हमारा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें जो स्किन है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और वही जो हार्ड थ्रेड होता है उसी वही उसका क्या कहते हैं, जब कलेक्शन किए जाते हैं तो वही जूट के फॉर्म में हम कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेम्प का, ये भी हमारा एक तरह से फाइबर ही है। तो एंशियंट रिकॉर्ड डिस्क्राइब द यूज ऑफ हेम्प इन चाइना इन 2800 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो एंशियंट रिकॉर्ड में जो हेम्प का यूज हुआ है चाइना में 2800 बीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज अ बास्ट फाइबर दैट इज ऑफ सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, भांग जिसे कहते हैं, उससे हम इसको कलेक्ट करते हैं, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली मोरेसी। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा भांग होता है, भांग का पौधा होता है जिससे हम इस फाइबर को कलेक्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेम्प कहते हैं। नाउ इट इज कलेक्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन कंट्रीज एंड इन एशिया। अब ये लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज और एशिया में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। हेम्प फाइबर की अगर बात करें तो hemp reach a height of more than 10 feet due to its astonishing adaptability to the altitude. It can reach to the height of nearly 8,000 feet. हेम्प को मैक्सिमम हम जहां तक हम लोग देखते हैं कि 10 फीट तक पाए जाते हैं, और जो इसका एल्टीट्यूड पे एडाप्टिविटी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका हाइट 8,000 फीट भी हो सकता है।
Hemp is dioecious plant. Male and female flowers are born in a separate plant. Male plants are plucked 2 to 3 weeks before the female plant. Male plant को तोड़ लिया जाता है फीमेल प्लांट से 2 से 3 वीक पहले. The male plant is shorter and the thinner while female plant is long, strong. तो मेल प्लांट्स जो होता है वो इन कंपेरिजन टू द फीमेल प्लांट वो काफी छोटा होता है. मेल प्लांट रेटेड इन 10 days while female plant रेटेड इन 3 weeks. मतलब मेल प्लांट्स जो इसका हेम्प का है उसको 10 दिन में ही जूट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि फीमेल प्लांट को 3 सप्ताह में रेटेड किया जाता है. रेटेड जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, द कन्वर्जन ऑफ crude phloem fibers into the fiber, that is the rated method. So we come to know that male plant is rated in 10 days and while the female plant is rated in 3 weeks. So लिखा है in due rating like flex rating, hemp stems are left to lie in the fields to allow humidity and heat to stimulate the growth of microorganisms. इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं हेम्प स्टेम्स को काट के उस फील्ड में छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर और हीट उसमें आ सके ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सके. नेक्स्ट है फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्यू रटिंग आर of medium length and dark in color because molds attach both pectins and cellulose. ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला है, for long water retting rivers or tanks are used, uppermost hems should be submerged 4 inches below the water surface and lower should be 20 inches below the water surface. इसमें ये कहा गया है जब रेटिंग किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, टैंक या वाटर कलेक्शन किया जाता है जिसमें उसका सबमर्जिंग किया जाता है और इस तरीके से हम ये हेम्प फाइबर को कलेक्ट कर सकते हैं. फिर लिखा है आफ्टर 4 days फाइबर स्ट्रैंड begins to separate from the woody portion. 4 दिन बाद जो फाइबर स्ट्रैंड्स होते हैं वो लकड़ी वाले पोर्शन से अलग होना शुरू हो जाते हैं. रेटिंग प्रोसेस कंटिन्यू एंड कंप्लीट्स व्हेन फाइबर शोज व्हाइट कलर. रेटिंग प्रोसेस हम कंप्लीट मानेंगे जब फाइबर का व्हाइट कलर में चेंज हो जाना पाया जाता है. इट टेक्स अबाउट 7 to 9 days और इस पूरे प्रॉपर जो भी हमारा ये मेथड होता है उसमें 7 से 9 दिन लग जाता है. आफ्टर वॉशिंग द सेम टैंक इन द सेम टैंक फाइबर्स आर ड्राइड एंड स्टोर्ड. और जब वो हमारा डिसकलरेशन या व्हाइट कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है तो इसे क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करके उस फाइबर को वॉश कर देते हैं, ड्राई करते हैं और स्टोर करते हैं. इस तरीके से हेम्प फाइबर को हम आइसोलेट करते हैं. अब मैक्रो स्ट्रक्चर इसका क्या है, हेम्प फाइबर इज लाइट इन कलर एंड हैज अ हाई लस्टर लाइक फ्लेक्स. ये काफी मुलायम होता है और कलर इसका देखा जाए तो लाइट कलर में होता है. अंडर द माइक्रोस्कोप इट्स लॉन्गिट्यूडनल व्यूज शोज द फ्रीक्वेंट जॉइंट्स एंड फ्रैक्चर्स. माइक्रोस्कोप में देखा जाए लॉन्गिट्यूडनल व्यूज का तो जॉइंट्स और फ्रैक्चर्स दिखा जाएगा. ये जॉइंट्स है, जॉइंट्स और फ्रैक्चर्स दिखेगा. इट्स डायमीटर अपीयर्स अनइवन एंड शोज अटैचमेंट ऑफ द फ्रैगमेंटरी टिश्यू. इसका डायमीटर जो अनइवन रहता है और फ्रैगमेंट्स जैसा इसमें दिखेगा अटैचमेंट. द ल्यूमेन इज ब्रॉड. द क्रॉस सेक्शनल सेल हैव राउंड एज एंड नॉट सो शार्प एंड पॉलीगोनल एज दोज एज जूट. मतलब जूट के तरह इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, शार्प नहीं रहेगा, शार्प और पॉलीगोनल नहीं रहेगा. फिर बात करेंगे हेम्प इज नॉट एंटायरली प्योर सेल्यूलोज. हेम्प जो होता है प्योर सेल्यूलोज नहीं कहलाएगा. इट अपीयर्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्नोसेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलोज का मिक्सचर कहलाएगा. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेम्प fiber may be 2 meter. The individual cells are 13 to 26 mm long. Individual cell जो होता है 13 से 26 mm long लंबा रहता है. The central canals or lumen is broader than that of flex. Central जो
सेंट्रल कैनाल या लुमेन रहता है वो फ्लेक्स से काफी बड़ा रहता है। द एंड्स ऑफ द सेल्स आर ब्लंट, जो इसका एंड प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो hem fineness is less than that of linen, जो हेम्प जो होता है लिनन से ज्यादा फाइन होता है, बट इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एप्रिशिएबली ग्रेटर, लेकिन उसका जो जोड़ देखेंगे या कह सकते हैं स्ट्रेंथ देखेंगे, मजबूती देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे, वो लिनन से काफी ज्यादा रहता है। हेम्प इज मोर हाइग्रोस्कोपिक देन कॉटन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, तो हेम्प जो होता है कॉटन के कंपैरिजन में ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। HCl and potassium hydroxide produce a brown color while ammonia produces a violet color। तो HCl के साथ इसका HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ब्राउन कलर देगा, और अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो वायलेट कलर देगा। नेक्स्ट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.48 से 1.5 होगा। टोनिसिटी इसका, टेनिसिटी इसका 45 ग्राम पर टेक्सचर होगा। MR इसका 12% होगा। यूज की बात करें तो hemp seeds contain all the essential amino acids and essential fatty acids necessary to maintain human health। तो जो हेम्प में क्या होता है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द सीड्स कैन बी ईटन रॉ, ground to into the meal, sprouted, made into the hemp mill। जो इसके सीड्स हैं कच्चे तरीके से भी खा सकते हैं, खाने में भी यूज कर सकते हैं, इसको भिगो के भी खा सकते हैं, और हेम्प मिल्क में भी इसका हेम्प मिल बना के भी इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज प्रिपेयर्ड एज टी एंड यूज इन द बेकिंग। टी के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं और बेकिंग प्रोसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं। द फ्रेश लीव कैन ऑल्सो बी ईटन इन द सैलेड्स। फ्रेश लीव जो हेम्प का फ्रेश लीव है उसको सैलेड्स में हम यूज कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट्स इंक्लूड सीरियल्स एंड नट बटर्स। ठीक है, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं सीरियल्स और नट बटर्स के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट है हेम्प कैन बी कॉटनाइज्ड बट डू नॉट स्पिन इजीली अलोन। हेम्प को कॉटनाइज कॉटन के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इसको स्पिन नहीं किया जा सकता है। यूजफुल यार्न्स व्हेन मिक्स विद कॉटन, और इसको तभी स्पिन किया जा सकता है जबकि कॉटन से मिक्स रहे। नेक्स्ट बात करें इसका केमिकल टेस्ट का, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कह सकते हैं। अगर इसका इग्निशन है तो रैपिड बर्निंग विद फ्लेम, एब्जॉर्बेंट कॉटन का, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन का, जूट का। ठीक है, तो और हेम्प का रैपिड बर्निंग विद फ्लेम, नो फाउल ऑर्डर, नो बेड, व्हाइट एश। इसमें रैपिड बर्निंग होगा फ्लेम के साथ और कोई भी फाउल ऑर्डर नहीं मिलेगा और व्हाइट एश मिलेगा। नेक्स्ट मॉलिस टेस्ट अगर इसका करें तीनों का तो वॉयलेट कलर मिलेगा, हेम्प का भी करेंगे तो वॉयलेट कलर मिलेगा। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो वॉयलेट कलर मिलेगा, मेलेंस रिएजेंट के साथ भी करेंगे तो वॉयलेट कलर मिलेगा। सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो कोजेम के साथ तो एब्जॉर्बेंट कॉटन आपका स्वेल कर जाएगा। फिर हमारा नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन इट स्वेल व्हेन डिसॉल्व विद बैलूनिंग। फिर हमारा जूट के साथ अगर देखा जाए तो इनसॉल्युबल रहेगा, और हेम्प का देखा जाए तो कॉक्सन के साथ सॉल्युबल रहेगा। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसका एब्जॉर्बेंट कॉटन के साथ किया जाए, सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो इनसॉल्युबल होगा। सेम ऐसे नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन भी इनसॉल्युबल होगा। फिर जूट और हेम्प भी इनसॉल्युबल होगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इसका सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो सभी इनसॉल्युबल होंगे, चाहे वो एब्जॉर्बेंट कॉटन है, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन है, चाहे जूट है, चाहे हेम्प है। फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखा जाए तो सॉल्युबल होगा एब्जॉर्बेंट कॉटन भी, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन भी, जूट भी और हेम्प भी। फिर हम देखें फ्लोरोग्लूसिनॉल प्लस HCl के साथ अगर इसका देखा जाए तो ये हमारा जूट डीप रेड कलर देगा और हेम्प स्लाइट रेड कलर देगा। फिर क्लोरो जिंक आयोडीन के साथ देखा जाए तो एब्जॉर्बेंट कॉटन ब्लू कलर देगा,
नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वायलेट कलर देगा, जूट हमारा येलो देगा, और हेम्प क्या देगा, पर्पल कलर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा फाइबर रहा। बाकी हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करते रहेंगे।